Hello everyone. So now in previous lecture we will discuss in front of you geometric design का मैंने दो पार्ट को वहां पर डिस्कस किया. The first part is introduction part. In under the introduction I will discuss in front of you what do you mean about highway and how to develop the highway in India. What is the road plans and different types of survey which is carried out by alignment the highway. Clear? और सेकंड पार्ट में मैंने जो आपके सामने डिस्कस किया था, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू साइड डिस्टेंसेस. इफ आई टॉक अबाउट साइड डिस्टेंस दैट मींस अ मिनिमम डिस्टेंस व्हिच इज अवेलेबल ऑन अ हाईवे टू परफॉर्म any type of operations by the vehicle or by the driver also. Am I right or wrong? अगर मान लीजिए मुझे व्हीकल को स्टॉप करना है, so it is also one of the operation which is performed by vehicle or by the driver. So इसको मैंने SSD, उसके लिए मुझे SSD पढ़ना पड़ा. ओवरटेकिंग ऑपरेशन को यदि मुझे परफॉर्म करना है, so फिर मैंने OSD दैट मींस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को पढ़ा. इसी तरीके से सिमिलरली इफ आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू ISD, so मैंने आपके सामने बताया था ISD इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ OSD. ISD OSD का सब्स्टिट्यूट था. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस तरीके से मैंने आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था. एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद मैंने आपसे बोला था अब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. एंड थर्ड पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. क्लियर? नाम से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. बहुत ध्यान से सुनिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करूंगा. बेटा दो डायरेक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट मींस लाइक दिस, एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन दैट मींस लाइक दिस. एम आई राइट और रॉन्ग? देयर इज अ टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यहां पर दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है और एक वर्टिकल डायरेक्शन होती है. क्लियर? अगर मैं इस तरीके से मूव करूंगा तो वर्टिकल डायरेक्शन है, इस तरीके से मूव करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब मूव करूंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूं. एम आई राइट और रॉन्ग? हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि मूव कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं मूव करने की बात कर रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने की बात नहीं कर रहा. क्लियर? देखिए, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करता हूं तो बेटा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमें सबसे पहले एक छोटा सा चीज पढ़ना पड़ता है. ठीक है ना? सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आप समझिएगा और बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए. जैसे मैंने आपके सामने बताया था, सपोज दैट एक इस तरीके से मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व. और इस अगर हॉरिजॉन्टल कर्व पर एक व्हीकल मूव होता है, व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल कर्व. अगर इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल कर्व पर अगर व्हीकल मूव होता है, ठीक है ना, इनिशियल लेवल पर आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि इस व्हीकल का वेलोसिटी इज v, v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल. ठीक है ना? ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये v वेलोसिटी से व्हीकल मूव हो रहा होगा. अब v वेलोसिटी से अगर व्हीकल मूव हो रहा है, सपोज दैट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू कि ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ये सर्कल का पार्ट है, दैट मींस इसका कुछ रेडियस होगा. आई विल कंसीडरिंग हियर r इज द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, r is the radius of horizontal curve. ठीक है ना? ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व मुझे दिखाई दे रहा है, इस हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस मैंने क्या माना, r is the radius of horizontal curve. अब बेटा if I will talk about r is the radius of horizontal curve, r इस हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस है. बेटा जब भी कोई भी पार्टिकल, ये हम 11th क्लास में स्टेटमेंट पढ़े हैं, जब भी कोई भी पार्टिकल किसी हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव करेगा, पार्टिकल जब भी हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव करेगा तो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता था. दिस इमेजिनरी फोर्स इज जनरली कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एम आई राइट और रॉन्ग? इस फोर्स को मैं क्या बोलता था, इस फोर्स को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता था. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू होता था mv² अपॉन r. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिएगा एक्चुअल में जैसे ही इस व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, ये हमारे रोड का इनर एज है. बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारे रोड का इनर एज है और ये हमारे रोड का आउटर एज है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक होता है इनर एज और एक होता है आउटर एज. ये एक इनर एज है और ये आउटर एज है. अब बेटा अगर मैं इनर एज की बात करता हूं तो मैं जब भी ये व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, सपोज दैट इट इज अ व्हीकल, ये आपके पास एक व्हीकल मैंने गिवन दिया,
व्हीकल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ, व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ से मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा तो क्या हो सकता है, जैसे ये रोड है, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, व्हीकल को हो सकता है इस डायरेक्शन में स्किड कर दे, एम आई राइट और रॉन्ग, हो सकता है कि ये व्हीकल को ओवरटर्न कर दे, और हो सकता है ये स्किडिंग के साथ साथ ओवरटर्न करवाए, एम आई राइट और रॉन्ग, बोथ दी पॉसिबल, यानी सभी कंडीशंस पॉसिबल है। मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका व्हीकल या तो आउटर डायरेक्शन में स्किड हो जाएगा, ठीक है, या तो आपका व्हीकल आउटर डायरेक्शन में ओवरटर्न हो जाएगा, और या तो आपका व्हीकल ओवरटर्निंग के साथ साथ स्किड हो जाएगा, एम आई राइट और रॉन्ग। सो इफेक्ट देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, if I will talk about in front of you effect of centrifugal force, अगर मैं आपके सामने इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करता हूं तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इफ आई विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जस्ट अ वेट प्लीज, चलिए, सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट की बात करता हूं, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैं आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट की बात करता हूं तो बेटा बहुत ध्यान से एक स्टेटमेंट को सुनना। बेटा देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण तीन तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, अभी मैंने आपको जस्ट लास्ट स्लाइड में ही बताया, मैं आपको लास्ट स्लाइड में ही आपके सामने बताया, जस्ट अ वेट प्लीज, कि अगर मैं किसी भी उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करूंगा, इफ आई विल अप्लाइंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसके कारण इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे व्हीकल को या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर देगा, ओवरटर्न करवा देगा, या स्किड के साथ साथ ओवरटर्न करवाएगा, एम आई राइट और रॉन्ग। तो देखिएगा अगर मैं इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर तीन तरीके के इफेक्ट मुझे देखने को मिलेंगे। इफ आई विल टॉक अबाउट इफेक्ट नंबर 1, तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट क्या था, सबसे फर्स्ट इफेक्ट था स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, हो सकता है व्हीकल स्लाइड हो जाए आउटर डायरेक्शन की साइड, सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, है ना। स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल के बाद क्या हो सकता है, स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल के बाद नेक्स्ट हो सकता है ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, हो सकता है आपका व्हीकल आउटर एज के रिस्पेक्ट में ओवरटर्न हो जाए। इसी तरीके से क्या होता है, क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, ठीक है ना, हो सकता है आपका व्हीकल स्लाइडिंग के साथ साथ ओवरटर्न करे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दीज थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल, ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं। क्लियर, सो देखिएगा अगर मान लीजिए मैं सबसे पहली कंडीशन की बात करता हूं, दिस इज स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, मैं सबसे पहले स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल की बात करूंगा, देन मैं सेकंड कंडीशन बनाऊंगा ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, देन आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ थर्ड कंडीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। क्लियर, फर्स्टली आई विल डिस्कस अ कंडीशन नंबर 1 हियर। अगर मान लीजिए स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल की बात करूंगा सो क्या होगा, ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, ये फर्स्ट इफेक्ट की मैं बात करता हूं, स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, हम ये चाहते हैं, यानी कि हमारा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सपोज दैट अगर व्हीकल अकेला क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो क्या होगा। क्लियर, देखिए बहुत ध्यान से, मैंने इस तरीके से एक कर्व पाथ को कंसीडर किया, आई विल कंसीडरिंग अ कर्व पाथ हियर, मैंने इस तरीके से कर्व पाथ कंसीडर किया, और मैंने आपसे बोला ये वाली कौन सी एज थी, दिस इज इनर एज, ये आपको मैंने इनर एज बोला था, और ये वाला कौन सा एज था, सो हमें पहले से ही पता है दिस इज आउटर एज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इनर एज एंड आउटर एज। व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, इस पर्टिकुलर सरफेस पर व्हीकल मूव करेगा, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, और ये जो व्हीकल मूव कर रहा होगा इस व्हीकल का वेलोसिटी इज v, इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर, मैंने आपसे बोला इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन में, इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स को मैंने कौन सा फोर्स बोला था, दिस फोर्स इज कंसीडर्ड एज अ P, और इस P को मैंने कौन सा फोर्स बोला था, P इज कंसीडर्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इफ आई विल टॉक अबाउट P, अगर मैं P की बात करूंगा, सॉरी दिस इज इनर एज, अगर मैं P की आपके सामने बात करूंगा तो P को मैंने कौन सा फोर्स बोला, P इज कंसीडर्ड एज अ
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा क्या, तो देखिएगा ये जो हमने आपके सामने व्यू बनाया है ना बेटा, ये व्यू है टॉप व्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को दिख रहा होगा, दिस इज टॉप व्यू। टॉप व्यू से ही मुझे देखने पर ऐसा लगेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक सेक्शन को मैंने कट किया, आई विल कट अ सेक्शन लाइक दिस, इस तरीके से मैं एक सेक्शन को कट किया एंड आई विल कंसीडरिंग दिस इज एक्स एक्स सेक्शन, ये एक्स एक्स सेक्शन है। क्लियर, जैसे ही मैंने एक्स एक्स सेक्शन को कट किया तो मुझे क्या दिखेगा बेटा, इस रोड का विड्थ दिखाई देने लगेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सेक्शनल व्यू अगर मैं इसका बनाऊंगा, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, सेक्शनल व्यू बनाऊंगा तो सेक्शन से मुझे क्या दिखाई देने लगेगा, सेक्शन से मुझे इस तरीके से आपके रोड का विड्थ दिखाई देने लगेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इस तरीके से मुझे सेक्शनल व्यू से आपके रोड का विड्थ दिखाई देने लगेगा। रोड का विड्थ मतलब ये कौन सा एज हो गया, दिस इज इनर एज, ये हमारा इनर एज हो गया। ये कौन सा एज हो गया, तो आई विल कंसीडर दिस इज आउटर एज, ये आउटर एज हो गया। क्लियर, और आप अगर इस व्हीकल को देखो, और अगर आप व्हीकल को देखो तो व्हीकल का मुझे मुंह दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन से, एम आई राइट और रॉन्ग, क्रॉस सेक्शन से मुझे इस तरीके से व्हीकल का मुंह दिखाई देगा, दिस इज अवर व्हीकल का मुंह। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये हमें इस तरीके से आपका व्हीकल का फ्रंट व्यू दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना। अगर मैं आपसे बोला इनर साइड से आउटर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा था, वो फोर्स कौन सा था बेटा, वो फोर्स था, कौन सा फोर्स, इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा था वो फोर्स, ठीक है ना, ये वाला फोर्स था ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इनर से आउटर डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा था, इस फोर्स को मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। ठीक है ना, आई विल कंसीडरिंग दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। क्लियर, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ऐसा लगेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन यानी लेटरल फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से डेवलप होगा, लेकिन ये फ्रिक्शन कैसा होगा, लेटरल फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। क्लियर, व्हीकल बाहर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सभी चीजें हम समझ चुके हैं पहले ही। क्लियर, अब कंडीशन सुनिएगा, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा माय डियर्स। अब देखिए, तो मैंने बोला ये जो फ्रिक्शन है वो आउटर से इनर की तरफ जा रहा है, सो आउटर से इनर की तरफ क्या जाएगा, आउटर से इनर की तरफ ये फ्रिक्शन फोर्स F जा रहा होगा। क्लियर, बात सुनना और बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इस व्हीकल का सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, एम आई राइट और रॉन्ग। इसी तरीके से अगर मैं इसके नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन यही होगी, दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मैं समीशन v इज इक्वल टू 0 यहाँ पर अप्लाई करूं, इफ आई विल अप्लाई अ समीशन v इज इक्वल टू 0, तो मैं सीधा सीख सकता हूं बेटा कि n का वैल्यू हो जाएगा w के बराबर, और w का वैल्यू कितना है, मास इनटू ग्रेविटी। एम आई राइट और रॉन्ग, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n इज इक्वल टू w इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर, ये बात है हमें समझ में आ गई, n की वैल्यू मैं समझना सीख गया। अब देखिएगा हम थोड़ा सा पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये तो हमने भाई एक फ्री बॉडी डायग्राम टाइप बना लिया, इसका टॉप व्यू एंड दिस इज अवर सेक्शनल व्यू, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, दिस इज अवर सेक्शनल व्यू, ये आपका सेक्शनल व्यू है। क्लियर, अब देखिएगा बड़े ध्यान से मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, कंसेप्ट इज हाईली इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखिए अगर भाई सबसे पहले अब मैं इस फर्स्ट केस में 3 कंडीशन बनाऊंगा। कंडीशन नंबर 1, देखिए मैं इसी केस में 3 कंडीशन बनाने जा रहा हूं। मैंने आपसे बोला इसी केस में 3 कंडीशन बनाने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले पर लिखता हूं कंडीशन नंबर 1, क्या कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है ना, कंडीशन नंबर 1 क्या कंडीशन पॉसिबल है, पहली कंडीशन क्या पॉसिबल है, ठीक है ना, हो सकता है हमारा व्हीकल स्लाइड हो जाए, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं स्लाइडिंग, यानी कि मैं चाहता हूं मेरा व्हीकल स्लाइड हो जाए। अगर मान लीजिए मैं स्लाइडिंग चाहता हूं तो बेटा स्लाइडिंग हमारा व्हीकल आउटर डायरेक्शन में तभी स्लाइड होगा ना जब F का वैल्यू कम होगा और P का वैल्यू, देखो P का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, F का वैल्यू कम होना चाहिए, एम आई राइट और रॉन्ग, तभी स्लाइड हो पाएगा। क्लियर, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में P का वैल्यू ग्रेटर होगा कैपिटल F से। कैपिटल F का मतलब कौन सा फोर्स है, कैपिटल F इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, वी ऑलरेडी नो दैट, बहुत अच्छे से हमने एक बात आपको सिखाई दी, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय n, पुट द वैल्यू स्मॉल f दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो और गिवन नहीं होगा सो 0.15 डायरेक्टली अडॉप्ट कर लेते थे। क्लियर, अगर मैं n की बात करता था तो n क्या होता था, n इज इक्वल टू w, w यानी मास इनटू ग्रेविटी, एम आई राइट और रॉन्ग,
सो कैपिटल एफ को लिख सकता हूँ स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डब्ल्यू। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करो तो क्या आ जाएगा, P इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि P बाई डब्ल्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाएगा स्मॉल एफ से, अगर P बाई डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा स्मॉल एफ से, तो इसका मतलब है हमारा व्हीकल उस कंडीशन में स्लाइड कर जाएगा आउटर डायरेक्शन। समझ रहे हो, दिस इज अवर कंडीशन एंड दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम। ये कंडीशन है और ये प्रीवियस ईयर गेट का प्रॉब्लम भी है कि अगर P बाई डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है F से, इफ P बाई डब्ल्यू इज ग्रेटर देन F, तो फिर इस कंडीशन में आपका व्हीकल आउटर डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। क्लियर। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड कंडीशन में आपके सामने क्या डिस्कस कर सकता हूं, सो आई विल टॉक अबाउट कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर मैं कंडीशन नंबर सेकंड की बात करता हूं, सेकंड कंडीशन क्या बन सकता है सर, सेकंड कंडीशन बन सकता है नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग का मतलब कोई भी स्लाइडिंग ना हो, तो यानी कि मैं नहीं चाहता मेरा व्हीकल स्लाइड हो जाए। बनी बात है ना यार, अगर स्लाइडिंग चाहते थे तो P का वैल्यू ग्रेटर देन था F से, यानी बाहर फेंकने वाला फोर्स ज्यादा था, अंदर लाने वाला फोर्स कम था। अगर मैं नो स्लाइडिंग चाहता हूं तो उल्टा हो जाएगा ना, P का वैल्यू यानी बाहर फेंकने वाले फोर्स का वैल्यू कम होगा और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना। कैपिटल P इज लेस देन F। नाउ अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूं कैपिटल P इज लेस देन F, कैपिटल F का वैल्यू क्या है, स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय कैपिटल W। सो इस कंडीशन में P बाई डब्ल्यू का जो वैल्यू होगा वो लेस देन होना चाहिए, कैसे, स्मॉल f से। अगर बच्चे ये बोल रहे हैं कि P का मतलब क्या है, कैपिटल W का मतलब क्या है, तो भाई यहाँ पर ये भी लिख लेना, P का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैंने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर भी लिख लो, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। और अगर मैं W की बात करूं तो ये क्या है बेटा, दिस इज सेल्फ वेट, ये आपके व्हीकल का सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल। W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब भाई ये तो हमने बात कर ली स्लाइडिंग एज वेल एज नो स्लाइडिंग कंडीशन। अब मैं कंडीशन नंबर थर्ड की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट कंडीशन नंबर थर्ड, मैं अगर कंडीशन नंबर थर्ड की बात करता हूं, थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, थर्ड कंडीशन बोलता है बैलेंस, बैलेंस कंडीशन, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए भाई, बैलेंस तभी होते हैं जब दोनों बराबर होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग, सो P इज इक्वल टू F, एम आई राइट और रॉन्ग, P इज इक्वल टू F, दैट मींस P इज इक्वल टू स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय कैपिटल W, यानी कि P बाई W का वैल्यू काय के बराबर होना चाहिए, P बाई W का वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल f, तो फिर ये बैलेंस कंडीशन का पार्ट होगा। समझ में आया। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट कंडीशन बताई, हो सकता है हमारा व्हीकल स्लाइडिंग कर जाए, ठीक है ना। स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग में तीन कंडीशन है, स्लाइड कैसे कब करेगा, जब P बाई डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन F होगा। स्लाइड कब नहीं करेगा, जब P बाई डब्ल्यू का वैल्यू लेस देन F होगा। बैलेंस कब रहेगा, जब P का वैल्यू F के बराबर होगा। एम आई राइट और रॉन्ग। इसी तरीके से मैं सेकंड कंडीशन की आपके सामने बात करता हूं, I will discuss in front of your second condition here. Second condition क्या है बेटा, overturning of vehicle. Clear? So write down this statement. मैं यहाँ पर second part की आपके सामने बात करता हूँ, second effect की बात करता हूँ। Second effect मेरे लिए जो मिला, second effect is overturning of vehicle. Overturning of vehicle. If I will talk about overturning of vehicle, यदि मान लीजिए मैं आपके सामने overturning of vehicle की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा overturning of vehicle किस तरीके से काम करेगा। जैसे सपोज दैट आई अगेन कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं वापस से आपके सामने कंसीडर करता हूँ कि सपोज फिर से एक मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ को कंसीडर किया, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ एंड दिस इज अवर टॉप व्यू, ठीक है ना, मैं आपको टॉप व्यू बना के बता रहा हूँ। क्लियर। और मैंने आपसे बोला दिस इज अवर इनर एज, ये आपका इनर एज है, एंड दिस इज अवर आउटर एज, ये आपका कौन सा एज है, ये आपका आउटर एज है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज इनर एज एंड दिस इज अवर आउटर एज। अब मैंने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर व्हीकल को मूव करना चालू किया। भाई इफ आई अगर मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर व्हीकल को मूव करना चालू किया, इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर व्हीकल को मूव करना चालू कर दिया, व्हीकल को मूव करना चालू किया और मैंने आपसे बोला v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल।
v क्या है, जो मैं अगर मैं v की बात करूंगा, सो v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। अब v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, सो सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, देखिएगा सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। उस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट ये कौन सा व्यू बना रहा हूं मैं, आई विल ड्रॉ अ टॉप व्यू हियर। क्लियर, मैं यहाँ पर टॉप व्यू बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट सेक्शनल व्यू, अगर मैं सेक्शनल व्यू की बात करूंगा, तो मैंने आपसे बोला ये मैंने यहाँ पर एक सेक्शन कट किया, इफ आई सेक्शन हियर, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेक्शन कट किया, और ये सेक्शन कैसा सेक्शन है, सपोज दैट दिस इज अवर एक्स एक्स सेक्शन, ये एक्स एक्स सेक्शन है। अगर ये एक्स एक्स सेक्शन है, तो एक्स जब मैं सेक्शनल व्यू इसका देखूंगा, तो देखिए मुझे सेक्शन व्यू देखने पर मुझे रोड का विड्थ दिखाई देगा। Am I right or wrong? जब मैं सेक्शनल व्यू की बात करूंगा, तो सेक्शनल व्यू देखने पर मुझे इस रोड का विड्थ दिखाई देगा। तो मैंने सेक्शनल व्यू देखा, तो सेक्शनल व्यू देखने पर मुझे इस रोड का विड्थ दिखाई दिया। दिस इज अवर सेक्शनल व्यू ऑफ रोड, ये आपके रोड का सेक्शनल व्यू है। अब भाई इस तरीके से मुझे अगर इस रोड का सेक्शनल व्यू दिखाई दिया, मैंने आपसे बोला ये वाला कौन सा एज होगा, सो दिस इज अवर इनर एज, और ये वाला कौन सा एज होगा, सो आई विल कंसीडरिंग दिस इज अवर आउटर एज। एक इनर एज हो गया, और एक कौन सा एज हो गया, एक आउटर एज हो गया। क्लियर? अब बात सुनना, और बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बात सुनना और बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सेक्शनल जब मैं देखूंगा, तो ये जो व्हीकल है, सेक्शनल व्यू से जब मैं जो देखूंगा, तो इसका व्हीकल का मुझे केवल और केवल मुंह दिखाई देगा। अब सेक्शनल व्यू से मुझे व्हीकल का केवल और केवल मुंह दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है, व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से मुझे व्हीकल दिखाई देगा। अब भाई इस तरीके से मुझे व्हीकल दिखाई देगा, व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे ये व्हीकल दिखाई दिया। क्लियर? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, वापस से वही कंडीशन है सर। क्या हो रहा है, इनर से आउटर डायरेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला, जो इनर से आउटर डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। तो मैंने इनर से आउटर डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लगाया, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। ठीक है ना? P इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने आपसे बोला ये तो सेंटर में एक्ट करेगा, और यहां से इस टायर तक का डिस्टेंस मैंने स्मॉल h मान लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली इन दोनों टायर के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, सपोज दैट, तो इन टायर के बीच के डिस्टेंस को मैंने स्मॉल b मान लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक बात बताना सर, एक्चुअल में ये जो हमें व्हीकल दिखाई दे रहा है, इस व्हीकल का कुछ सेल्फ वेट भी होगा, और वो सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड W सेल्फ वेट एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर? एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज b/2, ये b/2 डिस्टेंस होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस डिस्टेंस इज b/2, ये b/2 डिस्टेंस। अब बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक्चुअल में एक बात बताना, मैं व्हीकल को अच्छा व्हीकल जब ओवरटर्न होगा, तो आउटर डायरेक्शन की तरफ ओवरटर्न होना चाहिए व्हीकल। Am I right or wrong? Centrifugal force is acting like this, so vehicle is moving on out. Vehicle is overturning in outward direction, है ना? Outward direction में ही vehicle overturn हो जाएगा। अब भाई vehicle अगर outward direction में overturn हो जाएगा, अगर vehicle आपका outward direction में overturn हो रहा है, तो कंडीशन सुनना, और कंडीशन को सर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर? व्हीकल आउटर डायरेक्शन में ओवरटर्न हो जाएगा। अब भाई व्हीकल अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में ओवरटर्न हो रहा है, सो ओवरटर्न करने के लिए मुझे मूवमेंट की जरूरत होगी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट, उसको मूवमेंट ही तो बोलते हो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर मैं फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की बात करूंगा, सो इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट, उसको मैं मूवमेंट बोलूंगा। क्लियर? तो देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, तो एक मूवमेंट तो डेवलप होगा P इंटू एच, ये P इंटू एच का जो मूवमेंट डेवलप होगा, ये मूवमेंट इसको ओवरटर्न करवाएगा कि नहीं करवाएगा, ओवरटर्न करवाएगा, इसीलिए मैं इसको ओवरटर्निंग मूवमेंट बोलूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिएगा बहुत ध्यान से,
आई विल टॉक अबाउट ओवरटर्निंग मूवमेंट। मैं आपके सामने ओवरटर्निंग मूवमेंट की बात करता हूँ। ओवरटर्निंग मूवमेंट को मैं MO से रिप्रेजेंट किया। ओवरटर्निंग मूवमेंट कितना होगा? P मल्टीप्लाई बाय H इज द ओवरटर्निंग मूवमेंट। क्लियर? अब एक बात करिए, बताइएगा, ये ओवरटर्न करेगा और W इंटू B/2 का जो मूवमेंट लगेगा, देखना बहुत ध्यान से, W इंटू B/2 का जो मूवमेंट लगेगा, ये इस क्लॉकवाइज को अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज का लगा होगा, यानी ये रेजिस्ट कर रहा है बेटा W इंटू B/2 का मूवमेंट। इसीलिए मैं इसको कौन सा मूवमेंट बोलूंगा? आई विल कंसिडरिंग दिस इज रेजिस्टिंग मूवमेंट। ये रेजिस्टिंग मूवमेंट, दिस इज अवर रेजिस्टिंग मूवमेंट, ये आपका रेजिस्टिंग मूवमेंट है। क्लियर? रेजिस्टिंग मूवमेंट को मैं क्या बोला? MR इज द रेजिस्टिंग मूवमेंट। रेजिस्टिंग मूवमेंट का वैल्यू कितना हो गया? W मल्टीप्लाई बाय B/2। एम आई राइट और रॉन्ग? इस तरीके से मैंने रेजिस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू को निकाल लिया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब भाई मैंने रेजिस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू को निकाल दिया W इंटू B/2। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे ये बात समझ में आ गई, यहाँ पर दो तरीके के मूवमेंट डेवलप होंगे, तभी तो भाई स्ट्रक्चर ओवरटर्न हो पाएगा। क्लियर? सो एक होगा ओवरटर्निंग मूवमेंट जिसको मैंने P मल्टीप्लाई बाय H बोला, और एक होगा रेजिस्टिंग मूवमेंट जिसको आपने W मल्टीप्लाई बाय B/2 बोला। क्लियर? देखिएगा, अब एक बात बताइए, मैं आपके सामने सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 की बात करता हूँ, ठीक है ना? मैं सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ, कंडीशन नंबर 1। देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या बोलेगी? कंडीशन नंबर 1 बोलती है कि मैं चाहता हूं हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल ओवरटर्न हो जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं सबसे पहला आपके सामने पॉइंट लिखता हूं, ओवरटर्निंग। ठीक है ना? मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हमारा व्हीकल जो हो जाए वो व्हीकल क्या हो जाए? ओवरटर्न हो जाए। अब अगर मैं ओवरटर्निंग की आपके सामने बात करता हूं तो भाई ओवरटर्निंग कब हो सकती है? ओवरटर्निंग तभी हो सकती है जब ओवरटर्निंग मूवमेंट का वैल्यू रेजिस्टिंग मूवमेंट से क्या हो? ज्यादा हो। एम आई राइट और रॉन्ग? ओवरटर्न करवाने वाले मूवमेंट की वैल्यू रेजिस्टिंग मूवमेंट से ज्यादा होगी, तभी हमारा व्हीकल ओवरटर्न हो सकता है। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ, ओवरटर्निंग मूवमेंट इज ग्रेटर देन रेजिस्टिंग मूवमेंट। ओवरटर्निंग मूवमेंट का वैल्यू हमेशा रेजिस्टिंग मूवमेंट से ज्यादा होना चाहिए। अब भाई ओवरटर्निंग मूवमेंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन रेजिस्टिंग मूवमेंट। ओवरटर्निंग मूवमेंट की वैल्यू कितनी है? P इंटू H। रेजिस्टिंग की कितनी है? W मल्टीप्लाई बाय B/2। सो पुट द वैल्यू हियर। तो ओवरटर्निंग मूवमेंट का वैल्यू हो गया P मल्टीप्लाई बाय H और रेजिस्टिंग का वैल्यू हो गया W मल्टीप्लाई बाय B/2। यानी कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, सो P/W की वैल्यू अगर ग्रेटर है V/2H से, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर P/W यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट ऑफ द व्हीकल का वैल्यू ग्रेटर है, V का मतलब क्या है? डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स, और H का मतलब है सेंटर ऑफ व्हीकल से नीचे तक, हॉरिजॉन्टल सरफेस तक का हाइट। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इससे अगर ज्यादा है तो आपका व्हीकल ओवरटर्न कर जाएगा। सिमिलरली इफ आई विल टॉक अबाउट कंडीशन नंबर सेकंड, मैं आपके सामने सेकंड कंडीशन की अगर बात करूं, तो देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट कंडीशन नंबर सेकंड, अगर मैं कंडीशन नंबर सेकंड की बात करता हूं तो कंडीशन नंबर सेकंड में मैं आपके सामने बात करता हूं नो ओवरटर्निंग, यानी कि हमारा व्हीकल ओवरटर्न ना हो पाए। अगर मैं नो ओवरटर्निंग की बात करता हूं, दैट मींस हमारा व्हीकल ओवरटर्न ना हो पाए, तो इसके लिए ओवरटर्निंग मूवमेंट का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, कैसे? रेजिस्टिंग मूवमेंट। अब भाई यदि मान लो ओवरटर्निंग मूवमेंट का वैल्यू लेस देन हो अगर रेजिस्टिंग मूवमेंट से, दैट मींस P मल्टीप्लाई बाय H इज लेस देन W मल्टीप्लाई बाय B/2। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि जो P/W का वैल्यू होगा ना, वो लेस होगा B/2H से। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगर P/W का वैल्यू लेस देन है B/2H से, तो इसका मतलब है बेटा कि फिर हमारा व्हीकल ओवरटर्न नहीं होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और बातों को अलग तरीके से कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? देखिएगा, सपोज दैट मैं आपके सामने थर्ड कंडीशन की बात करता हूं फॉर बैलेंस कंडीशन। क्लियर? अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं, कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन में मैं आपके सामने बात करता हूं बैलेंस कंडीशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं चाहता हूं बैलेंस रहे सब चीजें। बैलेंस कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? बैलेंस कंडीशन के लिए ओवरटर्निंग मूवमेंट इज इक्वल टू रेजिस्टिंग। ओवरटर्निंग इज इक्वल टू रेजिस्टिंग, इसका मतलब P इंटू H इज इक्वल टू W इंटू B/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P/W इज इक्वल टू B/2H। जो P/W का वैल्यू होगा वो P/W का वैल्यू B/2H के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीज आर द मेन कंडीशंस। ये मेन कंडीशन है। क्लियर?
अभी दो इफेक्ट पढ़ लिए मैंने, इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग एंड इफेक्ट ऑफ ओवरटर्निंग। क्लियर? नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग एज वेल एज ओवरटर्निंग आल्सो। क्लियर? तो देखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट इफेक्ट नंबर थर्ड, मैं आपके सामने थर्ड इफेक्ट की बात करता हूं। राइट डाउन दी हेडिंग इफेक्ट नंबर थर्ड। अगर मैं थर्ड इफेक्ट की बात करूंगा, थर्ड इफेक्ट मुझसे क्या बोलता है? थर्ड इफेक्ट बोलता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग। कंबाइंड इफेक्ट of overturning and sliding. Combined effect of overturning and sliding. If I will talk about combined effect of overturning and sliding, अगर मैं combined effect की बात करता हूँ, क्लियर? तो देखिएगा, अगर मैं combined effect की बात करूं तो सबसे पहला मैं ये चाहता हूं कि हमारा व्हीकल ओवरटर्न भी हो जाए और स्लाइड भी हो जाए। सो ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग, या फिर स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। पहले हमने स्लाइड पढ़ा ना, तो मैं ये लिख लेता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारा व्हीकल स्लाइड हो जाए। सो स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, ठीक है ना? इफ आई विल टॉक अबाउट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, अगर मैं स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग की बात करूं तो कैसे होगा बेटा स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग का केस? स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग का केस इस तरीके से होगा कि जो PYW का वैल्यू होगा वो PYW का वैल्यू लेस देन होगा, PYW का वैल्यू सॉरी, स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, यानी स्लाइडिंग भी हो जाए ओवरटर्निंग भी हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए केस पढ़ाए हैं कि अगर मैं स्लाइड करवाना चाहता हूं तो PYW इज ग्रेटर देन F, और ओवरटर्न करवाना चाहता हूं तो ओवरटर्न करवाना चाहता हूं तो PYW इज ग्रेटर देन B अपॉन 2H। एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखिएगा, मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि हमारा व्हीकल स्लाइड हो जाए तो PYW का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए स्मॉल f से, एज वेल एज PYW का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए B अपॉन 2H से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये दोनों से ही ग्रेटर है, दोनों से ही ग्रेटर, इसका मतलब क्या आ जाएगा? इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम और विच एवर इज मैक्सिमम। एनीबडी एल्स? इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम और विच एवर इज मैक्सिमम। अरे बनी बात है ना यार, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम होगा तो व्हीकल को वो स्लाइड तो करवा ही देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो PYW इज विच एवर इज मैक्सिमम, विच एवर इज मैक्सिमम बेटा, तो हमारा व्हीकल ना तो ओवरटर्न होगा, सॉरी, हमारा व्हीकल ओवरटर्न होगा एज वेल एज स्लाइड होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, नो ओवरटर्न, नो स्लाइडिंग एंड नो ओवरटर्न, no sliding and no overturning। ना तो स्लाइड हो ना ही ओवरटर्न हो, नो स्लाइडिंग एंड नो ओवरटर्निंग। इफ आई विल टॉक अबाउट नो स्लाइडिंग एंड नो ओवरटर्निंग, अगर मैं ना तो स्लाइड करना चाहता हूं ना ही ओवरटर्न करना चाहता हूं, ठीक है ना? अगर नो स्लाइडिंग नो ओवरटर्निंग की बात करते हैं तो देखिए नो स्लाइडिंग नो ओवरटर्निंग में क्या केस बने। नो स्लाइडिंग एंड नो ओवरटर्निंग की अगर मैं बात करूंगा तो वापस से वही कंडीशन आ जाएगी कि अगर मैं PYW की बात करूं तो PYW लेस होना चाहिए स्मॉल f से, PYW is less for small f, और या फिर B अपॉन 2H। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? B अपॉन 2H से PYW की वैल्यू f से लेस होनी चाहिए या B by 2H से लेस होनी चाहिए। तो बेटा इनमें से विच एवर इज क्या आएगा? इनमें से विच एवर इज मिनिमम आएगा, क्योंकि अगर भाई, अगर मान लो 0.15 है और इसका वैल्यू 0.13 आया, ठीक है, तो PYW का वैल्यू 0.13 से भी कम होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर 1.15 अकेले से कम हो गया तो ये वाला तो बेटा ओवरटर्न कर जाएगा ना यार, ठीक है? तो अगर मैं स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग दोनों नहीं चाहता हूं तो इनमें से विच एवर इज मिनिमम, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या था? विच एवर इज मैक्सिमम। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं थर्ड केस आपके सामने डिस्कस करूं, इफ आई डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू केस नंबर थर्ड, अगर मैं आपके सामने थर्ड केस डिस्कस करता हूं, केस थर्ड मुझसे क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिए। केस थर्ड मुझसे बोलेगा फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, मैं बैलेंस कंडीशन की आपके सामने बात करूं। इफ आई विल टॉक अबाउट बैलेंस कंडीशन, अगर मैं बैलेंस कंडीशन की आपके सामने बात करूंगा तो PYW की वैल्यू इक्वल होगी, PYW का जो वैल्यू होगा वो PYW का वैल्यू इक्वल होगा कैसे? स्मॉल f से, और या फिर PYW का वैल्यू इक्वल होगा B अपॉन 2H। एम आई राइट और रॉन्ग? दोनों से इक्वल होगा, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम का कोई फंडा नहीं है।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू इक्वल होना चाहिए स्मॉल एफ के या फिर इक्वल होना चाहिए बी अपॉन 2h। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारे पास 3 इफेक्ट मैंने देखे कि अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आपके सामने बात करता हूं बेटा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा व्हीकल या तो ओवरटर्न करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा व्हीकल या तो स्लाइड करेगा, और ऐसा कभी कभार हो सकता है कि कंबाइंड इफेक्ट हो स्लाइडिंग एज वेल एज ओवरटर्निंग आल्सो। क्लियर? इतनी बात हमें समझ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल की बात करता था तो मैंने ये केस देखे, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल की बात करता था तो मैंने ये केस देखे, और अगर मैं बैलेंस की बात करता था, अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट की बात करता था तो मैंने इस तरीके से 3 केसेस देखे। क्लियर? अब भाई मैंने ये बात तो समझ ली कि अगर मान लीजिए मेरे व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर डब्ल्यू का वैल्यू लेस देन है एफ से, अगर पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू लेस देन आ रहा है बी अपॉन 2h से, तो नो प्रॉब्लम, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा हमारा कर्व है हम वैसे ही रहने देंगे। क्लियर? अगर मान लो पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन हो गया स्मॉल एफ से, और अगर पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन हो गया बी अपॉन 2h से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में फिर मुझे आपका व्हीकल जो होगा वो व्हीकल ओवरटर्न होने की कोशिश करेगा, और या फिर आपका व्हीकल आउटर डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं ना तो अपने व्हीकल को स्लाइड करवाना चाहता हूं और ना ही अपने व्हीकल को ओवरटर्न करवाना चाहता हूं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? मैंने आपसे बोला एक सिविल इंजीनियर होने के नाते ना तो मैं अपने व्हीकल को ओवरटर्न करवाना चाहता हूं और ना ही अपने व्हीकल को मैं स्लाइड करवाना चाहता हूं। क्लियर? तो देखिएगा सर, अब अगर आप ओवरटर्न नहीं करवाना चाहते, आप स्लाइड नहीं करवाना चाहते, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। या तो पी वाई डब्ल्यू का वैल्यू लेस देन हो जाए एफ और बी अपॉन 2h से, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए मैं क्या काम करूंगा। ठीक है? अब मान लो अगर आपका व्हीकल अगर आपका व्हीकल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ, अगर आपका व्हीकल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, एंड आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने डिस्कस किया कि ये वाला जो एज होगा इसको मैंने इनर एज बोला, और ये वाला जो एज हुआ इस एज को मैंने आउटर एज बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए बहुत ध्यान से, एक्चुअल में व्हीकल इज लाइक दिस, इस तरीके से व्हीकल है, और इस व्हीकल के अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर? v इस व्हीकल का वेलोसिटी है। मैंने आपसे अभी आपके लिए बताया और आपने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सर अगर मान लीजिए ये इस तरीके से कर्व पाथ में मूव करेगा तो सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, एंड दिस ब्यूटीफुल फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला। जैसे ही मैंने इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P को अप्लाई किया, ये व्हीकल आउटर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। आउटर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता था तो क्या होता था बेटा? इनर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करने लगता था आउटर से इनर डायरेक्शन में, इसको मैं कौन सा फ्रिक्शन बोलता था? लेटरल फ्रिक्शन। क्लियर? हाँ भाई, इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि व्हीकल आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, सो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस, एफ लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन यहाँ पर मैं स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग की बात कर रहा हूँ, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोई भी गवर्निंग रोल निभाता ही नहीं है। क्लियर? इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार आपसे लेटरल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। इतनी बात सबको समझ में आई? भाई अगर पी बाई डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन एफ और लेस देन बी अपॉन 2h होती तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ है ही नहीं। मेरा व्हीकल ना तो स्लाइड करता हूँ ना ही ओवरटर्न करता, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई सर कि पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू लेस देन तो हो गया एफ से, लेकिन ग्रेटर देन निकल गया बी अपॉन 2h से। क्लियर? मैंने आपसे बोला ऐसी कंडीशन हो जाए कि फ्रिक्स स्लाइड तो नहीं हो रहा लेकिन आपका व्हीकल ओवरटर्न कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ओवरटर्न हो रहा है, तो उस केस में आदमी करता क्या है? उस केस में आदमी करता क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। उस केस में आदमी आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज राइज कर देता है। क्लियर? अब आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज राइज करेगा तो देखो क्या होगा। आपने इस तरीके से सेक्शन को कट किया, आई विल कट अ सेक्शन हियर, मैंने इस तरीके से एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर किया। इफ आई विल कंसीडरिंग हियर एक्स एक्स सेक्शन, यदि मैं एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर किया, सो ये जो आपका यानी कि
व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, इस तरीके से यानी रोड इज लुकिंग लाइक दिस, क्योंकि इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को मैंने थोड़ा सा राइज कर दिया, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा राइज किया, सो इट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। इसको मैं बोला कौन सा एज, सो आई विल कंसीडरिंग हियर इट इज इनर एज, इसको मैंने इनर एज बोला, एंड आई विल कंसीडरिंग दिस इज आउटर एज। क्लियर? सो मैंने क्या किया, फ्रिक्शन, ये स्लाइड तो नहीं कर रहा था, लेकिन हो सकता है ये ओवरटर्न कर जाए या ओवरटर्निंग कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। अगर ये ओवरटर्निंग कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो मैंने क्या किया, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा राइज कर दिया। इनर एज के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैंने बेटा आउटर एज को थोड़ा सा राइज किया, इनर के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा राइज किया, देखो पहले आउटर एज यहाँ कहीं पर थी, लेकिन अब आउटर एज यहाँ पर पहुंच गई, तो मैंने इनर एज के रिस्पेक्ट में अगर आउटर एज को राइज किया, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। ठीक है ना? मैं ये ट्राइंगल बन गया ना, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिएगा अभी आप लोग कितनी गलत बातें समझते हो, लेकिन गलत बातें नहीं समझनी है। ये देखिएगा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, एम आई राइट और रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स? ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर जो थीटा बना, इस ट्राइंगल का मैं टेन थीटा निकालूंगा, और जो टेन थीटा आएगा उसी को मैं बोलूंगा ई। ई का मतलब सुपर एलिवेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस ई को मैं क्या बोला, ई इज टर्म्स एट सुपर एलिवेशन। तो समझ में आया सभी को? अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ना है, इट इज सुपर एलिवेशन। मैं सुपर एलिवेशन के बारे में ही पढ़ूंगा। अब देखना बहुत ध्यान से, सभी बच्चे स्टेटमेंट को क्लियरली समझ गए होंगे कि मैंने आपसे बोला कि आपका व्हीकल भले ही स्लाइड नहीं हो रहा हो, लेकिन हो सकता है वो ओवरटर्न हो जाए। तो ओवरटर्न अगर हो रहा होगा तो फिर मुझे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा लाइक दिस, यानी इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ न्यू टॉपिक, एंड टॉपिक का नाम डालेगा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है? सुपर एलिवेशन का मतलब है टू अवॉइड ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, राइज द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। इनर एज के रिस्पेक्ट में मैंने आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया, राइज कर दिया, उसी को मैंने सुपर एलिवेशन बोल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं आपसे यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर। स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है बेटा, to avoid overturning of vehicle, to avoid overturning of vehicle, to avoid overturning of vehicle, overturning of vehicle को avoid करने के लिए, to avoid overturning of vehicle, overturning of vehicle को avoid करने के लिए कंडीशन देखिए क्या होता है, to avoid overturning of vehicle, rising the outer edge with respect to inner edge, rising the outer edge, rising the outer edge with respect to inner edge, rising the outer edge with respect to inner edge, to counterbalance, to counterbalance centrifugal force, to counterbalance centrifugal force is called सुपर एलिवेशन। इसको मैंने सुपर एलिवेशन बोला। ये मुझे यहां भी पढ़ना पड़ेगा, रेलवे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? रेलवे में इसको कैंट भी बोला जाता है, तो इट्स कॉल्ड सुपर एलिवेशन। इसको मैंने सुपर एलिवेशन बोल दिया। समझ में आया सभी को? आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन। इसको मैंने सुपर एलिवेशन बोला। ठीक है? हाँ भाई, अब देखिए बहुत तरीके से मैं जादू दिखाना चाहता हूँ आपको। सर अगर मैं यहाँ का सेक्शनल व्यू बनाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा ना बेटा, कि व्हीकल का मुंह इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। दिस इज अ मुंह ऑफ व्हीकल। ठीक है ना? ये व्हीकल का मुंह मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। जस्ट अ वेट प्लीज, दिस इज मुंह ऑफ व्हीकल। ये आपके व्हीकल का मुंह मुझे दिखाई देगा। ठीक है? अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम रफ करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें डिस्कस हो जाए। देखिए इस तरीके से ये व्हीकल है। मैंने आपसे बोला
मैंने आपसे बोला एक्चुअल में इस व्हीकल पर आउटर से इनर डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो मैंने इसको F बोल दिया, दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन कौन सा है, लेटरल फ्रिक्शन है, ये बात तो हम जान चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको बार बार लेटरल नहीं लिख रहा हूँ, अकेला मैं फ्रिक्शन फोर्स F लिख देता हूँ। क्लियर। इसी तरीके से इनर से आउटर डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट करेगा, तो आई विल अप्लाई अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P लाइक दिस। इस तरीके से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट करेगा। क्लियर। सिमिलरली क्या होगा सर, इसका एक सेल्फ वेट भी एक्ट कर रहा होगा, एंड सेल्फ वेट इज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन W एक सेल्फ वेट एक्ट करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना सर। एक्चुअल में अगर मैं इस व्हीकल की इंक्लाइंड एक्सिस बनाऊं, देखिए एक्चुअल में ये व्हीकल इंक्लाइंड है ना, मुझे इस व्हीकल का इंक्लाइंड एक्सिस बनाना पड़ेगा। इंक्लाइंड एक्सिस इज लुकिंग लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड एक्सिस हो गई। सिमिलरली आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल इंक्लाइंड एक्सिस लाइक दिस, ये वर्टिकल इंक्लाइंड एक्सिस हो गई। यहाँ पर ये जो एंगल बना दिस इज थीटा, और यहाँ पर जो एक एंगल बना दिस इज थीटा। एम आई राइट और रॉन्ग? इस तरीके समझ में आया? अब देखिए मैं अगर इस P को डिवाइड करूं तो P यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर P का कौन सा कंपोनेंट होगा, थीटा अटैच्ड है तो P का cos थीटा। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पर W का कौन सा कंपोनेंट होगा, थीटा अटैच्ड है तो दिस इज W का cos थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया। सिमिलरली अब ये P का cos थीटा तो ये हो गया, तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा साथ में, और यहाँ पर साथ में होगा P का कौन सा थीटा, P का sin थीटा। इसी तरीके से W का ऐसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हो जाएगा, हाँ भाई देखो यहाँ पर जो W का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए क्योंकि थीटा इस तरफ है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो ये जो आएगा दिस इज कॉल्ड एज W का sin थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट फ्रिक्शन फोर्स F, अगर मैं F की बात करूं तो F को मैंने क्या बोला, F को मैंने बोला F इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स, F को मैंने फ्रिक्शन फोर्स बोला। ठीक है ना। F की वैल्यू क्या है, F होता है स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय n, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बोलूं तो स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन देखने पर नजर आ रहा है, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल समेशन इंक्लाइंड वर्टिकल का सम जीरो करो, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास आएगा W का cos थीटा प्लस P का कौन सा थीटा, P का sin थीटा। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज अवर वैल्यू ऑफ n, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया। सो स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू पुट करूंगा, सो n का वैल्यू हो गया W का cos थीटा प्लस P का sin थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब भाई ये तो आ गया फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो अब चलो उतनी अपन को जरूरत नहीं है, अपन ने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल ली, वही बहुत है। क्लियर। मैं क्या करता हूं, समेशन ऑफ ऑल द इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 कर देता हूं। आई विल अप्लाई समेशन ऑल द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या होगा, if I will applying summation of all the inclined horizontal force, summation of all the inclined horizontal force is equal to 0. Summation of all the horizontal inclined force, inclined horizontal force is equal to 0. मैं सभी इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स के सम को 0 करता हूं, तो मैंने देखा F और W sin थीटा लेफ्टवर्ड जा रहे हैं और P sin थीटा राइटवर्ड जा रहा है। तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना सर, F प्लस W sin थीटा is equal to F plus W sin theta is equal to P cos theta. Clear to all of you?
f प्लस w साइन थीटा इज इक्वल टू p cos थीटा। देखिए बहुत ध्यान से मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। अब अगर मैं f की वैल्यू देखूं तो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल f w cos थीटा प्लस p sin थीटा। तो पुट द वैल्यू, कैपिटल F का वैल्यू तो हमारे पास है स्मॉल f w cos थीटा प्लस p sin थीटा। तो w cos थीटा प्लस p sin थीटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास एडिशनल p का w का sin थीटा और यहाँ पर क्या है p का cos थीटा, क्लियर। अब बहुत ध्यान से सुनिए, वी ऑलरेडी नो दैट, ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर। अगर मैं w की बात करूं तो w को मैं क्या लिख सकता था, इफ आई विल टॉक अबाउट w, यदि मैं w की बात करता था तो w को क्या लिख सकता था, w को लिख सकता हूं मास इनटू ग्रेविटी, एम आई राइट और रॉन्ग। इसी तरीके से अगर मैं p सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या लिख सकता था, mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है ना बेटा। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, w इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एंड p इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करता हूँ और देखते हैं कंडीशन क्या होगी। तो मैंने स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय w की वैल्यू मैंने रखी, तो w की वैल्यू आ जाएगी mg का cos थीटा और p का वैल्यू मैं रखूंगा, तो p का वैल्यू आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं w की वैल्यू रखूं तो w की वैल्यू कितनी आएगी, w इज मास इनटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू p का वैल्यू पुट करूंगा, दैट मींस mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से क्या होगा, मैंने m को उड़ा दिया, ठीक है ना, m को कॉमन लिया और काट डाला। अब भाई मैंने m को उड़ा डाला तो अब एक बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। वो लफड़ा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये जो स्मॉल f है ना, मैंने स्मॉल f का अंदर मल्टीप्लाई, चलो अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मान लो थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, भाई अगर थीटा बहुत स्मॉल है इसका मतलब क्या है कि हमने मान लो इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है ना, इसी तरीके से बन रहा था लगभग। मैंने बोला ये थीटा, और थीटा बहुत स्मॉल है, इसको मैं बोलता था बेस, इसको बोलता था हाइपोटेनियस, इसको बोलता था परपेंडिकुलर, ठीक है। बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या फिर मराठी मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए लंब बटे कर्ण उसको बोला जाता था, क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हाइपोटेनियस और बेस का वैल्यू सेम होना चाहिए। भाई अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हाइपोटेनियस लमसम इक्वल टू बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस का वैल्यू लगभग बेस के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर p की जगह b लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर सॉरी h की जगह b लिख सकता हूँ। सो p बाय h कर दो परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h की जगह b कर दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ये tan थीटा नहीं हो गया, एनीबडी एल्स। तो अगर थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इफ आई विल टॉक अबाउट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस लिख सकता हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग। बी को मैं h लिख सकता हूँ ना, सो h अपॉन h से h को उड़ाया, सो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं साइन थीटा को tan थीटा लिख सकता हूँ और cos थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर पुट करते हैं स्मॉल f इंटू जी, cos थीटा का वैल्यू इज 1, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1। साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज बिकम tan थीटा, साइन थीटा इज बिकम tan थीटा, ठीक है ना, cos थीटा इज बिकम 1। लिख दो जल्दी जल्दी से। सो जी के बाद कुछ नहीं बचा, प्लस v स्क्वायर अपॉन r multiply by tan theta is equal to sorry plus
ये तो अपना ब्रैकेट में बंद हो गया, और यहाँ क्या बचा, प्लस जी इज इक्वल टू वी प्लस जी टेन थीटा, यहाँ पर भी जो बचा दिस इज प्लस जी टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या बचा इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू बचा वी स्क्वायर अपॉन आर, यही बचा ना हमारे पास, कुछ गलती तो नहीं हुई मुझसे, वी ऑलरेडी नो दैट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ E इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, एम आई राइट और रॉन्ग, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, E इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, क्लियर, यानी कि जो टेन थीटा अपन का वैल्यू आया वो टेन थीटा ही सुपर एलिवेशन है, उसी को मैं E बोलता था, तो E इज इक्वल टू टेन थीटा, तो मैं टेन थीटा की जगह E लिख दूंगा और F का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, तो ये कितना बचा, ये मेरे पास बता GF प्लस प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय F इंटू E प्लस G इंटू E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अवर वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है। आप बेटा जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना, अब एक बात और सुनो, बहुत ध्यान से एक बात और सुन लो, अच्छा ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, पहले मैं सोच रहा था आप लोगों से करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या आया, जी एफ प्लस जी इंटू ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एफ इंटू ई, मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन ले लिया, भाई मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन लिया, यहाँ से जी को कॉमन ले लो, जी को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ई प्लस एफ बचेगा, एम आई राइट और रॉन्ग, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, वन माइनस ई एफ बचेगा, क्लियर, बेटा एक्चुअल में ई मल्टीप्लाई बाय एफ, ई मतलब सुपर एलिवेशन का जो भी वैल्यू होगा, इट में भी 0.07 0.04, क्लियर, और एफ का वैल्यू कितना है, लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इज 0.15, am I right or wrong? So E multiplied by F is also a very less than 1. E multiplied by F is very less 1. ये एक से बहुत कम है बेटा, एक से बहुत कम है, यानी कि इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, E multiplied by F is very less as compared to 1, इसीलिए इट इज नेग्लेक्टेड, तो मैंने इसको नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट जब मैं करूंगा, जब मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो इसको पूरे को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस पूरे का मतलब E इंटू एफ को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि इट इज वेरी टेंस टू जीरो, यानी कि बहुत कम है वन से, क्लियर, तो मेरे पास जो बचा वो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये वाला बचा E मल्टीप्लाई बाय E इंटू एफ, मेरे पास जो बचा दिट इज G मल्टीप्लाई बाय E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये बचा मेरे पास। अगर मैं यहां से ये वाला फॉर्मूला स्टेबलाइज करूं, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, क्लियर, दिस इज अवर फॉर्मूला, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला गिवन हुआ, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, क्लियर, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड, अब यहां से एफ का वैल्यू गिवन होगा, ई का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना सुपर एलिवेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है या कितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है, क्लियर, प्रोवाइड कितना करेंगे बात अलग है, रिक्वायर्ड कितना है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्लियर, हाउ मेनी सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछे कितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और कौन सा सुपर एलिवेशन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करूंगा, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिजाइन पढ़ना पड़ेगा, क्लियर, देखिए अगर मैं आपसे बोला E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी को मैंने मीटर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए कि वेलोसिटी इज इन kmph, जो वेलोसिटी है अगर वो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो क्या होगा, ठीक है ना, सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, अगर वेलोसिटी kmph में है तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अगर वेलोसिटी को kmph में कन्वर्ट करना है तो 0.278 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा,
E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, लेकिन वी में काय का मल्टीप्लाई करना है 0.278 वी का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय जी का वैल्यू कितना है 9.81 मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, सो E प्लस एफ इज इक्वल टू जो होगा वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो वैल्यू होगी दिस इज E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी काय में गिवन है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है। क्लियर? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी जब किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी। क्लियर? अब कंडीशन देखिए, हम सुपर एलिवेशन ये तो समझ गए, हाउ मेनी सुपर एलिवेशन यानी हाउ मेनी व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सुपर एलिवेशन व्हिच इज नीडेड, जो नीडेड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? प्रोवाइड कितना करूंगा वो बात अलग है। क्लियर है? ये तो मैंने समझ लिया। अच्छा, अब वो आपसे बोलता है, अब वो आपसे बोलता है एक स्पेशल केस के बारे में। ठीक है ना? अब वो स्पेशल केस क्या है, इसको समझने की कोशिश करना जरा सा। देखिए, वो हमसे बोलता है, एक नोट पॉइंट यहीं पे बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड अच्छे से करना, यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ तो आपको नजरों में भी रहेगा, अदरवाइज नहीं तो बच्चे को नोट को छोड़ देते हैं। ठीक है ना? और एग्जाम में फिर वो याद नहीं आता, और गेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत फेवरेट है गेट का। देखिए, ये हमसे क्या बोलता है, ये हमसे बोलता है कि सर मान लो मैंने आपसे बोला कि मैंने आपसे बोला अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम तो कट गया, नहीं तो ये तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही था ना। जी अगर इस तरफ भेज दो तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही था ना। तो बेटा टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी कौन कौन मिलकर गवर्न कर रहा है, सुपर एलिवेशन एंड फ्रिक्शन। क्लियर? लेकिन ये मुझसे बोलता है इफ सुपर एलिवेशन इफ सुपर एलिवेशन या फिर इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टोटली काउंटरबैलेंस बाय सुपर एलिवेशन अलोन, केवल और केवल सुपर एलिवेशन से ही अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंप्लीटली काउंटरबैलेंस हो जाता है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो उस कंडीशन में एफ का कोई काम है क्या? एफ का कोई काम ही नहीं पड़ा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला कि मैंने आपसे बोला कि इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फुल्ली काउंटरबैलेंस, if centrifugal force is fully counterbalance, if centrifugal force is fully counterbalanced by super elevation alone, ठीक है ना? मैंने देखिए आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने लिखा इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फुल्ली काउंटरबैलेंस बाय सुपर एलिवेशन अलोन। आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुल्ली काउंटरबैलेंस हो रहा है केवल और केवल सुपर एलिवेशन से। तो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, एफ की वैल्यू को 0 कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि एफ का कोई काम ही नहीं है। पूरा सुपर एलिवेशन पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल और केवल सुपर एलिवेशन ही काउंटर बैलेंस कर रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस कंडीशन में एफ का कोई काम नहीं, सो पुट एफ इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं पुट एफ इज इक्वल टू 0। इस केस में एफ की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? और आईआरसी मुझसे बोलता है इन दिस केस, ये केस कब अकर होगा, जब कोई भी व्हीकल यदि मान लीजिए एक कर्व पाथ से मूव करता है, तो अगर इनर एज के तरफ का टायर और आउटर एज के तरफ का टायर, तो मैं उसको बोलूंगा इफ प्रेशर ऑफ इनर टायर एंड आउटर टायर आर इक्वल, अगर इनर टायर और आउटर टायर का प्रेशर इक्वल है तो उस कंडीशन में फिर जो सुपर एलिवेशन, जो उस कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कंप्लीटली सुपर एलिवेशन ही काउंटर बैलेंस कर लेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैंने बोला इस कंडीशन में आप एफ की वैल्यू को पुट एफ इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा बेटा। और इस ये कब कंडीशन अकर होगी, ये तब अकर होगी इन दिस केस
in this case pressure of inner and outer tire, pressure of inner or outer tire are same or equal. Clear to all of you? अगर इनर और आउटर टायर पर प्रेशर की वैल्यू सेम है और इक्वल है तो इस कंडीशन में अगर if pressure of inner tire और outer tire are same और equal, क्लियर, इस कंडीशन में तब ये कंडीशन अकर होगी. क्लियर. अब कंडीशन सुनिएगा, इस कंडीशन में जो सुपर एलिवेशन निकलेगा ना उसको सुपर एलिवेशन नहीं बोलूंगा, उसको मैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोलूंगा. ई इक्विलिब्रियम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको जो बोला जाएगा इसको बोला जाएगा ई इक्विलिब्रियम. तो आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछ लिया जाए, आपसे तीन कंडीशन में से कोई भी दे सकता है. पहली कंडीशन क्या दे सकता है? इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फुल्ली काउंटर बैलेंस बाय सुपर एलिवेशन अलोन. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फुल्ली काउंटर बैलेंस हो जाए केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही. ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही अगर काउंटर बैलेंस हो जाए तो उस कंडीशन में सुपर एलिवेशन कैसे निकलेगा. ठीक है, तो आपको सीधा एफ की वैल्यू 0 पुट कर देंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर वो आपसे पूछ सकता है अगर मान लीजिए इनर टायर और आउटर टायर पर प्रेशर आर सेम, अगर इनर टायर और आउटर टायर पर प्रेशर की वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में सुपर एलिवेशन कैसे निकलेगा. तो आपको फिर याद रखना है कि जो सुपर एलिवेशन होगा E is approximate equal to E equilibrium, वो इक्विलिब्रियम के बराबर होगा. आपसे वो वापस से पूछेगा कि सर अगर मान लो मुझे ई इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है तो एफ की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी. तो आपको बोलना है एफ की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ई इज बिकम ई इक्विलिब्रियम. ई को मैंने ई इक्विलिब्रियम बोल दिया. क्लियर. बहुत ध्यान से देखिएगा, तो एफ की वैल्यू को 0 पुट करना है और जो ई निकलेगा ई इज बिकम ई इक्विलिब्रियम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिएगा अगर मैं ई की वैल्यू को ई इक्विलिब्रियम बोलूं, क्लियर. देखिए अच्छा, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था E plus F is equal to V square upon 127R. Clear to all of you? So बेटा अगर मान लीजिए मैं E की वैल्यू मैं F की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, so E is become E equilibrium. E को मैंने E equilibrium बोल दिया. ठीक है ना. E equilibrium is equal to V square upon 127R. It is the formula of equilibrium super elevation. ये equilibrium super elevation का फॉर्मूला है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब होता है जब कोई भी व्हीकल एक कर्व पास से मूव करेगा तो आउटर टायर और इनर टायर पर अगर प्रेशर की वैल्यू सेम है उस कंडीशन में पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल और केवल सुपर एलिवेशन ही काउंटर बैलेंस कर लेगा और एफ का वैल्यू 0 होगा. तो उस कंडीशन में जो सुपर एलिवेशन निकलेगा इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको मैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोलूंगा. इतनी बात हमें समझ में आ. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं. मैंने आपसे बोला अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला बताया E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R और E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन GR, जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने डिस्कस किया. जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, मैंने आपके सामने बताया कि आपके हाईवे पर इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, कितना सुपर एलिवेशन नीडेड है. ठीक है, कितना नीडेड है वो इससे निकलेगा. क्लियर. लेकिन मुझे प्रोवाइड कितना करना है, डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से प्रोवाइड नहीं करूंगा, इससे तो मुझे नीडेड निकलेगा बेटा, कितना नीडेड है मुझे. क्लियर. अब भाई जितना नीडेड होगा, सपोज दैट आपसे उसने बोला रोड को तो 1 मंजिल तक उठाना पड़ेगा, तो क्या 1 फ्लोर तक उठा दोगे क्या? 10-15 फीट उठा दोगे क्या? अरे पॉसिबल भी नहीं है भाई साहब. समझ रहे हो? तो IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने सुपर एलिवेशन का मुझे कुछ मैक्सिमम वैल्यू दिया है और कुछ मिनिमम वैल्यू दिया है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देखिएगा एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि आपको इतना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है. क्लियर. लेकिन आपको प्रोवाइड कितना करना है ये तो डिजाइन बताएगा ना यार, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोवाइड कर सकता हूँ. क्लियर. तो इसीलिए इसने क्या किया है, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन दिया है, सिमिलरली एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन दिया है. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट डाउन द स्टेटमेंट प्लीज. आप स्टेटमेंट लिखिएगा
मैं यहाँ पर लिखवाता हूं आपको, लिखिए एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी, अगर मैं आईआरसी के रिगार्डिंग बात करूं, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला मैं आपके सामने जो डिस्कस करता हूं एज पर आईआरसी, जो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है ना, मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करता हूं। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करूंगा, तो देखिए इसने मुझे किस तरीके से दिया हुआ है, इसने मुझसे बोला है टेरेन, टेरेन कैसा है, और टेरेन के हिसाब से इसने मुझे क्या दिया है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर। सबसे फर्स्ट देखिए इसने मुझे क्या दिया है, ये मुझसे बोलता है अगर मान लो आपके पास, अगर मान लो आपके पास माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया या फिर माउंटेनियस टेरेन, तो माउंटेनियस एरिया या हिली एरिया के लिए जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है इट इज 10%। अगर मान लीजिए आप रूलिंग एरियाज में रहते हो, अगर आप रूलिंग एरियाज में हो, रूलिंग एरियाज का मतलब जैसे भोपाल हुआ, जैसे अहमदाबाद हुआ, है ना, रूलिंग एरियाज का मतलब क्या है, जैसे कि सिटी, जब भी सिटी की बेंगलुरु हुआ, है ना, कोई भी सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज कंसीडर्ड एज अ रूलिंग एरिया, मैं उसको रूलिंग एरिया बोल सकता हूं। अगर रूलिंग एरिया में हूं तो सुपर एलिवेशन का वैल्यू कितना दे सकता हूं, 7%। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता हूं अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है ना, अर्बन एरियाज मतलब बैकवर्ड क्लास के जो एरियाज होते हैं। क्लियर। अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करता हूं तो उसके लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का वैल्यू 4% आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इस तरीके से मैं अगर आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करूं, सो माउंटेनियस रीजन या माउंटेनियस एरिया के लिए 10%, रूलिंग एरियाज के लिए 7% एंड अर्बन एरिया के लिए दिस वैल्यू इज बिकम 4%। क्लियर। इसी तरीके से इसने मुझे, जैसे इसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन दिया है, इसी तरीके से इसने मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन भी दिया है। क्लियर। एक्चुअल में क्या था, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बताया था, मैंने अभी आपके सामने बोला था कि एक्चुअल में जब हमने स्टार्ट किया था कि पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, लेस देन हो अगर एफ से और बी अपॉन 2 एस से। ये सेकंड बी वाला केस देखिएगा, अगर मैं स्लाइडिंग भी नहीं करना चाहता, ओवरटर्निंग भी नहीं करना चाहता, तो एफ पी बाई डब्ल्यू की वैल्यू एफ से भी कम होनी चाहिए और बी अपॉन 2 एस से भी कम होनी चाहिए। क्लियर। बेटा एक बात बताना, भले ही वैल्यू पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू एफ से कम हो और बी अपॉन 2s से कम हो, इसका मतलब सुपर एलिवेशन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि ना तो व्हीकल स्लाइड हो रहा है और ना ही व्हीकल ओवरटर्न हो रहा है। लेकिन वो सरफेस में एकदम फ्लैट नहीं बना सकता ना, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन तो देना पड़ेगा, कर्व पर कैम्बर तो प्रोवाइड कर नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कर्व पर मुझे थोड़ा सा सुपर एलिवेशन, मिनिमम सुपर एलिवेशन तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है टू ड्रेन आउट दी सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसीलिए आईआरसी मुझे वापस से एक रिकमेंडेशन देता है, आईआरसी रिकमेंडेड दैट, आईआरसी रिकमेंड करता है मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, minimum value of super elevation. IRC recommended that minimum value of super elevation is equal to camber of road. Clear to all of you? Is equal to camber of road. याद करो बेटा, जब हमने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स को पढ़ा था, मैंने हैवी रेनफॉल और राइट रेनफॉल के लिए हर एक एरिया के लिए आपको कैम्बर का वैल्यू इज इन परसेंटेज बताया था। Am I right or wrong, my dear? मैंने हर एक एरिया के लिए आपको वैल्यूज बताया था। क्लियर। सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी बोलना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन का मिनिमम वैल्यू मैं कितना कंसीडर करूंगा, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड, कैम्बर ऑफ रोड के बराबर ही होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है। अब मिनिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का मेन रीजन क्या था, मिनिमम सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द रोड टू ड्रेन आउट द सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए मैंने मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया है। मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करना ही नहीं था मुझे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना तो हमारे व्हीकल को स्लाइड कर रहा था और ना ही हमारे व्हीकल को ओवरटर्न कर रहा था, वहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, इट इज प्रोवाइडेड, एक नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, मिनिमम सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द रोड, मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, minimum value of super elevation is provided on the road, is provided on a road, minimum value of super elevation is provided on a road to drain out the surface water, सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, टू ड्रेन आउट द सरफेस वाटर, सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर? ये स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? तो भाई इस फॉर्मूले से जो भी मेरा सुपर एलिवेशन निकलेगा, जितना भी सुपर एलिवेशन मुझे नीडेड है, मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले से जितना भी सुपर एलिवेशन निकलेगा, जितना भी सुपर एलिवेशन मुझे नीडेड है, क्लियर, मैं क्या करूंगा बेटा, जितना भी सुपर एलिवेशन निकला, जितना भी सुपर एलिवेशन मुझे नीडेड है, मैं क्या करूंगा, मैं कभी भी सुपर एलिवेशन को मैक्सिमम से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकता और कभी भी सुपर एलिवेशन को मिनिमम से कम प्रोवाइड नहीं करवा सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? सो एक्चुअल में कितना सुपर एलिवेशन मुझे नीडेड है, यानी कितने सुपर एलिवेशन की जरूरत है, ये तो मुझे ये वाला फॉर्मूला बता देगा। क्लियर? ये E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R या फिर GR वाला। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में प्रोवाइड कितना करना है ये मुझे डिजाइन बताएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके बाद का जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, राइट डाउन द टॉपिक हियर, वो टॉपिक होता है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है ना? जो टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, इट इज कॉल्ड एज डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, मैं सुपर एलिवेशन के डिजाइन की बात करता हूँ। क्लियर? डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, यदि मैं डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की आपके सामने बात करूंगा, तो धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते जाइए और हम धीरे धीरे से उस कंसेप्ट पर आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर? देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने थोड़ा सा स्टेटमेंट आगे की तरफ ले चलता हूँ। मैंने आपसे बोला जितना सुपर एलिवेशन नीडेड है उतना तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोवाइड कितना करना है ये मुझे डिजाइन पता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इफ आई विल टॉक अबाउट डिजाइन, अगर मैं डिजाइन की आपके सामने बात करता हूं, तो IRC ने डिजाइन के लिए मुझे 3 स्टेप गिवन दी। मुझे तीनों स्टेप को समझना जरूरी है। क्लियर? मैं एक एक स्टेप आपके सामने डिस्कस करते जाता हूं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे स्टेप 1 की बात किया, इफ आई विल टॉक अबाउट स्टेप नंबर 1, मैं अगर फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ, फर्स्ट स्टेप में ये मुझसे क्या बोलता है, देखना बहुत ध्यान से, फर्स्ट स्टेप में ये मुझसे क्या बोलता है। अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूंगा सर, इफ आई विल टॉक अबाउट स्टेप नंबर 1, अगर मैं स्टेप नंबर 1 की आपके सामने बात करूं, तो ये मुझसे बोलता है कि कंसीडर 75% डिजाइन स्पीड। फर्स्ट स्टेप है कंसीडर 75% डिजाइन स्पीड। आप 75% डिजाइन स्पीड को कंसीडर करो। कंसीडर 75% डिजाइन स्पीड, आप 75% डिजाइन स्पीड को कंसीडर करो। कंसीडर 75% डिजाइन स्पीड एंड पुट, और आप पुट करो f इज इक्वल टू 0। आप f की वैल्यू को 0 पुट करो। क्लियर? कंसीडर 75% डिजाइन स्पीड, आप 75% डिजाइन स्पीड को पुट करो और f का वैल्यू 0 पुट करो। ठीक है? f का वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया, इफ यू पुट f इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड कैलकुलेट, और आप कैलकुलेट करो, एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, आप सुपर एलिवेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्लियर? देखिएगा, इसने मुझसे बोला, ये थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मैं इसको सही कर देता हूं, अच्छा नहीं लगता है देखने में। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। क्लियर?
चलिए, सो मैंने क्या किया, 75% डिजाइन स्पीड को कंसीडर किया। आई विल कंसीडरिंग 75% डिजाइन स्पीड हियर। मैंने भाई 75% डिजाइन स्पीड को कंसीडर किया, सो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखा E प्लस एफ इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 127 R, दिस इज अवर फॉर्मूला। मैंने f की वैल्यू क्या पुट कर दिया, f इज पुट f इज इक्वल टू 0, और मैंने वेलोसिटी कितनी कंसीडर की, 75%, दैट मीन 0.75 v का होल स्क्वायर। क्लियर? तो मैं अगर सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकाला तो सुपर एलिवेशन का वैल्यू कितना आया, सुपर एलिवेशन का वैल्यू आ गया v स्क्वायर अपॉन 225 r। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। बात ये आती है कि सर उसने 75% डिजाइन स्पीड क्यों कंसीडर किया, तो उसका बोलना था कि आप एकदम फुल वेलोसिटी कंसीडर मत करो। आप अगर फुल वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हो तो गलत है ना यार, जरूरी थोड़ी ना है हर एक व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगा। क्लियर? हो सकता है कुछ 20 पर चले, हो सकता है कुछ 40 kmph पर चले, हो सकता है कुछ 50 kmph पर चले। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सुपर एलिवेशन उसने 75% वेलोसिटी इसलिए कंसीडर की है क्योंकि हर एक व्हीकल फास्ट मूविंग व्हीकल हो जरूरी नहीं होता है। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से मेरे पास सुपर एलिवेशन का एक फॉर्मूला मिला। दिस इज अवर न्यू फॉर्मूला, ये मुझे एक न्यू फॉर्मूला यहाँ पर सुपर एलिवेशन का दिखाई दिया। दिस इज E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 225 R। इसको बोला जाता है सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। इसको बोला जाएगा सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसको बोला जाता है सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। क्लियर? मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब समझे ना कि यहाँ पर स्लो मूविंग व्हीकल्स भी होगा, फास्ट मूविंग व्हीकल्स भी होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अब देखिए एक्चुअल में यहाँ से जो सुपर एलिवेशन निकलेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सुपर एलिवेशन का वैल्यू कभी भी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम से कम तो होता ही नहीं जनरली, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा तो प्रोवाइड करना ही नहीं है। क्लियर? वो यानी आईआरसी रिकमेंड ही नहीं करता, आईआरसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा यदि आप हाईवे को अच्छे से करना चाहते हो। तो मैंने आपसे बोला यहाँ से आपने जो सुपर एलिवेशन निकाला है, अगर जो ये सुपर एलिवेशन जो ई है इसका वैल्यू अगर लेस है और इक्वल है ई मैक्सिमम से, ठीक है ना, मैक्सिमम की हम वैल्यू देख चुके हैं, तीन वैल्यू 10%, 7% एंड 4% है। ई का वैल्यू लेस है या फिर इक्वल है ई मैक्सिमम से। अगर ई का वैल्यू लेस और इक्वल हो जाता है ई मैक्सिमम से, इफ वैल्यू ऑफ ई इज लेस और इक्वल टू ई मैक्सिमम, तो फिर अगर ई का वैल्यू लेस और इक्वल टू हो जाता है ई मैक्सिमम से, ई का वैल्यू लेस और इक्वल हो जाता है अगर ई मैक्सिमम से, तो इट्स ओके, डिजाइन एकदम ओके है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, प्रोवाइड कर दो जितना सुपर एलिवेशन आया है फॉर्मूले से उतना। क्लियर? जितना इस फॉर्मूले सुपर एलिवेशन निकला है उतना ही प्रोवाइड कर दो। लेकिन यदि E इज ग्रेटर देन E मैक्स, अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि E का वैल्यू E मैक्स से बड़ा है, E इज ग्रेटर देन E मैक्स, तो फिर ये बोलता है मुझसे बेटा गो टू दी नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मुझसे बोलता है गो टू दी नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। ठीक है? अगर E का वैल्यू ग्रेटर देन है E मैक्स के, भाई मैं E मैक्स से ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैक्सिमम से ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता E का वैल्यू, है ना। अगर E का वैल्यू लेस और इक्वल टू E मैक्स है तो इट्स ओके। अगर E का वैल्यू ग्रेटर देन E मैक्स है सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, सो अगर E का वैल्यू E से ग्रेटर आ जाता है सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप, और स्टेप 2 क्या होगी अब मैं आपके सामने वो डिस्कस करता हूँ। सो इफ आई विल टॉक अबाउट स्टेप नंबर सेकंड, मैं आपके सामने सेकंड स्टेप की बात किया, तो सेकंड अभी उसने क्या कर रहा था, 75% स्पीड को कंसीडर किया था। स्टेप सेकंड में क्या करना पड़ता है, आईआरसी बोलता है कंसीडर फुल डिजायर्ड स्पीड। देखिए आईआरसी बोलता है कंसीडर फुल डिजाइन स्पीड, ठीक है ना, आप फुल डिजाइन स्पीड को कंसीडर करो, कंसीडर फुल डिजाइन स्पीड एंड पुट, और आप पुट करो E इज इक्वल टू ई मैक्स, आपको E इज इक्वल टू ई मैक्स पुट करना है। क्लियर? क्योंकि भाई सुपर एलिवेशन की वैल्यू अगर E से, सुपर एलिवेशन जो हमारे पास आया था
वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, वो सुपर एलिवेशन क्या हो गया, ई मैक्स से ज्यादा आ गया, मैं ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैक्सिमम तक प्रोवाइड कर सकता हूं, इसीलिए मैंने ई को ई मैक्स कर दिया। क्लियर। कंसीडर फुल डिजाइन स्पीड, मैंने फुल डिजाइन स्पीड को कंसीडर किया एंड पुट ई इज कैलकुलेट, और मैं कैलकुलेट करूंगा एंड कैलकुलेट। आप क्या कैलकुलेट करोगे, एंड कैलकुलेट एफ, आप एफ कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ, आप एफ का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्लियर। सो देखिएगा, मैं अगर आप एफ, लेकिन ई की वैल्यू मुझे कैसी पुट करनी है, पुट ई इज इक्वल टू ई मैक्स, तो ई मैक्स प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, पूरा वेलोसिटी कंसीडर करना है, डिवाइडिंग बाय 127 आर। लेकिन आप यहां से स्मॉल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। अगर आप स्मॉल एफ का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ई मैक्स, तो वैल्यू इज स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ई मैक्स, ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वापस से यहाँ पर आईआरसी मुझे गाइडलाइन देगा, वो मुझसे बोलेगा अगर एफ का वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल है एफ मैक्स की, ठीक है ना, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुपर एलिवेशन काउंटर बैलेंस कर लेगा, जितना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन काउंटर बैलेंस कर पाएगा ठीक है, और बाकी का फ्रिक्शन रजिस्ट कर लेगा। एम आई राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर मान लो तो अगर f का वैल्यू लेस और इक्वल टू आ गया f मैक्स से, f मैक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 0.15 गिवन बाय आईआरसी, जो आईआरसी मुझे गिवन देता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, व्हीकल जब भी हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो व्हीकल क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होने की कोशिश करेगा। अगर व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होने की कोशिश करेगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हीकल इज मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन और व्हीकल इज स्लाइडिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। व्हीकल अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होगा तो बेटा लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन फोर्स विल गवर्न अ गवर्निंग क्राइटेरिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन if vehicle is moving if we are applying a brake on a straight path, यदि मैं straight path के ऊपर ब्रेक को अप्लाई करूंगा, व्हीकल कुछ डिस्टेंस चलेगा और के बाद स्टॉप हो जाएगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो वहां पर मैं कोई लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर व्हीकल लेटरल डायरेक्शन में मूव ही नहीं हो रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ पर मैं जब भी बात करूंगा तो लेटरल फ्रिक्शन इज द गवर्निंग क्राइटेरिया, और स्ट्रेट पाथ पर जब भी मैं बात करूंगा तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज द गवर्निंग क्राइटेरिया। ये बात याद रखिएगा। क्लियर। तो मैंने आपसे बोला f का वैल्यू लेस और इक्वल टू होता है f मैक्स के, तो इट्स ओके, सही है सब कुछ। मैं डिजाइन को यहीं पर खत्म कर दूंगा, e की वैल्यू e मैक्स प्रोवाइड करूंगा और f की वैल्यू जो है वो। लेकिन अगर f का वैल्यू ग्रेटर हो जाता है f मैक्स से, अगर f का वैल्यू मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, तो फिर गो टू द नेक्स्ट स्टेप, गो टू दी नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप नंबर 3। भाई गड़बड़ हो गई, ई का वैल्यू भी ई मैक्स से ज्यादा आ रहा है, एफ का वैल्यू आ रहा है, ना तो मैं ई का वैल्यू ई मैक्स से ज्यादा प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ना ही मैं एफ का वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा प्रोवाइड करवा सकता हूँ। क्लियर। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए अब क्या करना पड़ेगा, अब अपन वो डिस्कस करें। So I will considering here step number 3rd, मैं थर्ड स्टेप की बात करूं। If I will talk about step number 3, अगर मैं थर्ड स्टेप की आपके सामने बात करूंगा, तो थर्ड स्टेप में भी क्या बोलता है, अब भाई ई तो कंट्रोल हो नहीं रहा, तो ई को ज्यादा से ज्यादा ई मैक्स ही रख सकता हूँ, एफ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, एफ को भी ज्यादा से ज्यादा मैं एफ मैक्स रख सकता हूँ। एम राइट और रॉन्ग। ई को भी मैं ज्यादा से ज्यादा ई मैक्स रख सकता हूँ, एफ को भी मैं ज्यादा से ज्यादा एफ मैक्स रख सकता हूँ। क्लियर। तो मैंने आपसे बोला मैं क्या कर सकता हूं, मैं कंसीडर करूंगा, कंसीडर फुल डिजाइन स्पीड, कंसीडर फुल डिजाइन स्पीड एंड पुट, और पुट करूंगा E इज इक्वल एंड पुट E इज इक्वल टू ई मैक्स, F इज इक्वल टू F मैक्स।
and put E is equal to E max, F is equal to F max and calculate. और क्या कैलकुलेट करूंगा? एंड कैलकुलेट. अब भाई एक बात सुनना, E भी कंट्रोल नहीं हो रहा, F भी कंट्रोल नहीं हो रहा. एम आई राइट और रॉन्ग? E की वैल्यू भी मैक्सिमम से ज्यादा है लेकिन मैं मैक्सिमम पुट कर रहा हूँ. F का वैल्यू भी मैक्सिमम से ज्यादा है लेकिन मैं मैक्सिमम पुट कर रहा हूँ. क्लियर? E is greater than E max and F is greater than F max. मैंने यहां पर पुट किया. अब एक ही रास्ता है, या तो मैं उसकी वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दूं और या फिर मैं उसकी रेडियस को चेंज कर दूं. क्योंकि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन r. रेडियस की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो p की वैल्यू कम हो जाएगी. एम आई राइट और रॉन्ग? कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो फिर हो सकता है मुझे कम सुपर एलिवेशन और कम f की वैल्यू लगे. एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं, E की वैल्यू को E max पुट किया, F की वैल्यू को F max. क्लियर? If I put E is equal to E max and F is equal to F max and calculate, और मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? एंड कैलकुलेट. एंड कैलकुलेट मिनिमम रूलिंग रेडियस. इसको मैंने मिनिमम रूलिंग रेडियस बोला. एंड कैलकुलेट मिनिमम रूलिंग रेडियस, और मैं मिनिमम रूलिंग रेडियस को कैलकुलेट करूंगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपसे बोला आप E की वैल्यू को E max पुट करिएगा, F की वैल्यू को F max पुट करिएगा. पुट E is equal to E max and F is equal to F max and कैलकुलेट मिनिमम रूलिंग रेडियस. आप मिनिमम रूलिंग रेडियस को कैलकुलेट करो. तो देखिएगा बेटा, मैंने E की जगह E max पुट किया, F की जगह F max पुट किया. सो आई पुट द वैल्यू हियर. यहाँ पर वैल्यू को पुट करता हूँ. I put E is equal to E max and I also put F is equal to F max. ठीक है? And I will considering V square upon 127. मुझे जो रेडियस कैलकुलेट करनी है उसको मैं रूलिंग मिनिमम रेडियस बोला. कम से कम इतनी रेडियस तो रखनी ही पड़ेगी. इससे ज्यादा रखो बहुत अच्छा है, इतनी तो रखनी पड़ेगी, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब काउंटर बैलेंस हो सकता है. क्लियर? तो मैंने आपसे बोला यहां से हम क्या निकालेंगे? आर रूलिंग की वैल्यू निकालेंगे. If I am interested to calculate the value of R ruling here, so the value is V square upon 127 under bracket E max plus F max. ठीक है ना? अंडर ब्रैकेट E max plus F max. It is the value of ruling minimum radius. ये आपके सामने रूलिंग मिनिमम रेडियस का वैल्यू आ गया. ठीक है ना? It is the value of ruling minimum radius. ये रूलिंग मिनिमम रेडियस का वैल्यू मेरे पास आ गया. क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ आर रूलिंग. लेकिन यार हर कंडीशन में रेडियस चेंज कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? एनीबडी एल्स? क्या रेडियस हर जगह चेंज हो सकती है क्या? यार कहीं का जगह अवेलेबल होगी तो रेडियस को चेंज कर दूंगा. जगह अवेलेबल नहीं हुई तो क्या करोगे? तो फिर मैं रेडियस चेंज अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं वेलोसिटी को चेंज करूंगा. क्लियर? मैं बोलूंगा फिर आप 100 की स्पीड से मत चलो. स्पीड से चलोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा डेवलप होगा. उसके लिए ज्यादा सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है जो मैं प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं हूं. इसीलिए मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर रोड पर, उस पर्टिकुलर हाईवे पर, उस पर्टिकुलर रोड पर और उस पर्टिकुलर हाईवे पर मैं क्या करूंगा, स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, स्पीड को कम कर दूंगा. रेडियस अगर चेंज नहीं करूंगा, पहली प्रायोरिटी तो रहेगी रेडियस को चेंज कर दूं. अगर मान लो रेडियस चेंज, आई एम नॉट कैपेबल रेडियस, तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? टू रिस्ट्रिक्ट अ मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड. ठीक है ना? मैं मैक्सिमम स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ. क्लियर? लेकिन ये कब की बात है? जब रेडियस पहले ही बराबर, रेडियस को मैं चेंज नहीं करूंगा. अगर रेडियस चेंज करने में मैं कैपेबल हूँ, प्रॉपर्ली आपके पास जगह अवेलेबल है, तो फिर आप रेडियस को चेंज कर दीजिए चुपचाप. क्लियर? लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप क्या करोगे? मैक्सिमम वेलोसिटी कंसीडर करोगे, यानी ज्यादा से ज्यादा आप इस पर कितनी स्पीड से चल सकते हो, इससे ज्यादा से चलोगे तो खतरा है. क्लियर? सो फिर इफ रेडियस डू नॉट चेंज, अगर मैं रेडियस को चेंज नहीं कर सकता हूं, इफ रेडियस डू नॉट चेंज, अगर मान लीजिए रेडियस चेंज नहीं होती है,
इफ रेडियस डू नॉट चेंज, अगर रेडियस चेंज नहीं होगा तो क्या होगा सर, तो फिर मुझे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ई की जगह ई मैक्स पुट करना पड़ेगा, एफ की जगह एफ मैक्स पुट करना, और क्या करना पड़ेगा, v की जगह मैक्सिमम वेलोसिटी को कंसीडर करवाना पड़ेगा, दैट मींस v max का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 127। आर आएगा कि आर रूलिंग आएगा, अरे आएगा ना, रेडियस चेंज कर रहा था जब आर रूलिंग था, इट इज रूलिंग मिनिमम रेडियस, ठीक है ना। अभी रेडियस चेंज ही नहीं कर रहा हूं, अब तो केवल वेलोसिटी को ही रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो वेलोसिटी को जब रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो फिर मैं रेडियस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। रेडियस जब चेंज नहीं कर सकता जब भी वेलोसिटी रिस्ट्रिक्ट होगी, क्लियर। तो मैं यहां से Vmax की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, Vmax कैलकुलेट करूंगा तो Vmax का वैल्यू कितना आएगा, Vmax आएगा 127 R अंडर ब्रैकेट Emax अंडर रूट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अवर वैल्यू, ये आपके पास Vmax का वैल्यू मिला। Vmax क्या आया, Vmax इज इक्वल टू 127 R अंडर रूट Emax प्लस Fmax, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ Vmax, ये हमारे पास Vmax का वैल्यू आ गया, समझ में आया सभी को। तो इट इज द स्टेप, ये स्टेप है, क्लियर। इतना करने के बाद आपको सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करना पड़ा, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ही प्रोवाइड करना पड़ा ना, एम आई राइट और रॉन्ग। तो एक्चुअल में जितना सुपर एलिवेशन नीडेड है, कितना सुपर एलिवेशन नीड है, वो तो मुझे ये वाला फॉर्मूला बता देगा, क्लियर। लेकिन आप एक्चुअल में साइट पर प्रोवाइड कितना करोगे, लेकिन आप एक्चुअल में साइट पर प्रोवाइड कितना करोगे, उसके लिए मुझे ये डिजाइन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बेटा चाहे आरसीसी का डिजाइन हो, चाहे हाईवे का डिजाइन हो, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग में मैं किसी भी स्ट्रक्चर के डिजाइन की बात करूं, इट मे बी हाईवे, इट मे बी आरसीसी स्ट्रक्चर्स, इट मे बी स्टील स्ट्रक्चर्स, है ना, किसी भी तरीके की, चाहे वो वाटर रिसोर्स के डैम स्ट्रक्चर्स हो, हाइड्रो, ठीक है, कैनाल हो, किसी भी तरीके की अगर डिजाइन करता हूं मैं कभी भी किसी भी चीज को परमिसिबल से ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। हर एक चीज की एक लिमिटिंग वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू मुझे डायरेक्टली गिवन है, तो मैं कभी भी परमिसिबल से ज्यादा वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्लियर। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला, अगर जैसे अपन डिजाइन की बात करें, तो मैंने यहाँ पर आपसे सबसे पहले स्टेप बोला था 75% स्पीड को आप कंसीडर करो, एफ की वैल्यू को 0 पुट करो और ई का वैल्यू कैलकुलेट करो, क्लियर। आपने कैलकुलेट किया, आपको जो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला मिला v²/225R, उसको मैंने बोला सुपर एलिवेशन और मैक्स ट्रैफिक कंडीशन, क्लियर। लेकिन अगर ई का वैल्यू, ये जो इस फॉर्मूले से जो ई का वैल्यू मिला है ना, ये ई का वैल्यू अगर लेस देन ई मैक्स है तो ठीक है। अगर मान लो ई का वैल्यू ग्रेटर देन हो गया ई मैक्स से, अगर ई का वैल्यू ग्रेटर देन हो गया ई मैक्स से, कंडीशन खराब हो जाएगी बेटा, समझ रहे हो, कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट स्टेप पर गया, नेक्स्ट स्टेप पर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पर मैंने कंसीडर फुल डिजाइन स्पीड, मैंने फुल डिजाइन स्पीड को कंसीडर किया एंड पुट, और फिर मैंने पुट किया E इज इक्वल टू ई मैक्स एंड F को मैंने कैलकुलेट किया, क्लियर। भाई F की वैल्यू भी अगर लेस और इक्वल है F मैक्स से तो ठीक है, इफ F इज ग्रेटर देन F मैक्स, अगर F का वैल्यू F मैक्स से ज्यादा है, सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आप वापस से नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। नेक्स्ट स्टेप पर गए, मैंने E की वैल्यू E मैक्स पुट की, F की वैल्यू को F मैक्स पुट किया एंड कैलकुलेट मिनिमम रूलिंग रेडियस, और मैंने मिनिमम रूलिंग रेडियस को कैलकुलेट कर लिया। अब भाई अगर मैं मिनिमम रूलिंग रेडियस को कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ मिनिमम रूलिंग रेडियस हियर, अगर मैं मिनिमम रूलिंग रेडियस को कैलकुलेट करूंगा, so v²/127 Emax plus Fmax, it is the ruling radius, minimum ruling radius, clear। ये minimum ruling radius है, समझ में आ रहा है, दिस इज अवर मिनिमम रूलिंग रेडियस, क्लियर। अगर बेटा कहीं कहीं तो रेडियस चेंज कर दोगे, अगर रेडियस चेंज नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैंने वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट किया और फिर मैंने बोला आप ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड से चल सकते हो, इससे ज्यादा स्पीड आपके लिए परमिट नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को, दिस इज अवर मेन कंसर्न, ये आपके मेन कंसर्न है जो आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये हमारे पास डिजाइन था सुपर एलिवेशन का। इसके बाद कल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुपर एलिवेशन के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और इस
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पढ़ते हैं। इसके बाद जो मुझे पढ़ना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है और उसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल पूछता है गेट। क्लियर? तो हम वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए, इस लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके। थैंक्स अ लॉट।